चलिए, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है? आवाज आ रही है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। स्क्रीन विजिबल है? आवाज आ रही है क्या? ओके। चलिए, तो कल हमने किसकी बात करी थी? कल हमने पढ़ा था द्रव्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? द्रव्य। आज हम बात करेंगे द्रव्य के बाद क्या आता है। तो द्रव्य में क्या क्या था? तो द्रव्य गुण और कर्म दोनों के समवायी संबंध से मिलकर बना था द्रव्य। ठीक है ना? गुण और कर्म दोनों के समवायी संबंध से मिलकर किसका निर्माण होता है? द्रव्य का निर्माण होता है। अब बात करेंगे आज हम कि गुण क्या होता है, कौन कौन से गुण होते हैं, कौन क्या गुण होता है। ठीक है ना? तो अपन अगर बात करें गुण की, तो देखो, गुण का मतलब क्या है? किसी की अच्छी चीज। क्या है? किसी की अच्छी चीज। ठीक है ना? उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी। ठीक है ना? किसी की अच्छी चीज। अब गुण का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे जैसे मैंने कमल का पुष्प देखा। क्या देखा? कमल का पुष्प देखा। तो मैं देख के क्या हुआ? उसकी तरफ क्या हुआ? आकर्षित हुआ। मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ। आकर्षित हुआ, मैंने उस कमल के फूल को तोड़ लिया। कमल के फूल को मैंने क्या कर लिया? तोड़ लिया। तो अगर कमल का फूल कैसा होता, उसका रंग अगर अच्छा नहीं होता, वो देखने में अच्छा नहीं होता, तो बताओ क्या मैं कमल के फूल की तरफ आकर्षित होता या तोड़ता क्या उसको? सब बिल्कुल नहीं तोड़ता, है ना? तो गुण इसी प्रकार किसको बोलते हैं? गुण। तो गुण्यते आमंत्रते अनेन लोक अनेन इति गुणा। गुण्यते आमंत्रते लोक अनेन इति गुणा, इसको क्या बोला जाता है? गुण। इसका मतलब क्या है? जिसके कारण लोग द्रव्य की तरफ आकृष्ट होते हैं, उसे गुण कहते हैं। ठीक है ना? तो द्रव्य में मैंने कल आपको क्या बताया था कि द्रव्य किस किस से मिलकर बना है? तो द्रव्य भैया एक तो गुण है और एक क्या है? कर्म है। और गुण और कर्म का कौन सा संबंध है? समवायी संबंध है। कौन सा संबंध है? समवायी संबंध है। तो गुण और कर्म का जब समवायी संबंध होता है तो क्या बनता है? द्रव्य का निर्माण होता है। तो हमने जब कमल का फूल तोड़ा, क्या तोड़ा? कमल का पुष्प हमने तोड़ा। तो कमल का पुष्प तोड़ा मतलब कमल का फूल तो क्या है? एक द्रव्य है ना। कौन सा द्रव्य है? कार्य द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? कार्य द्रव्य है कि नहीं है? तो आपने तोड़ा तो द्रव्य, लेकिन आप उस द्रव्य की तरफ आकर्षित क्यों हुए? क्योंकि वो देखने में अच्छा था, उसमें से बढ़िया खुशबू आ रही थी, बढ़िया सुगंध आ रही थी उसमें से। तो जिसके कारण जिसके कारण तो जिसके कारण क्या हो रहा है? तो जिसके कारण कोई भी लोग द्रव्य की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, द्रव्य की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं मतलब आकर्षित हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको द्रव्य का गुण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रव्य का गुण बोला जाता है। और ये याद रखना, गुण का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता कि मैं बोलूं भैया ये मीठा है तो मीठी होगी जो मिठाई होगी। मीठी क्या होगी? मिठाई होगी, ना कि गुण होगा। तो गुण हमेशा किसका होता है? गुण हमेशा द्रव्य का होता है। ये किसका गुण है? ये द्रव्य का होता है हमेशा। अब मैं ऐसे बोलने लग जाऊं आपसे कि गुड़ मुझे मार्केट में मिल जाए, गुड़, अब ये खाने वाला गुड़ नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट में आपको गुड़ ढूंढने जाओ कि मुझे ये वाला गुड़ चाहिए पर्टिकुलर, तो ऐसा थोड़ी मिलता है भाई। किसी के जो गुण होते हैं वो उसके अंदर ही तो समाहित होते हैं, किसी द्रव्य के अंदर ही तो गुण उपस्थित होते हैं। तो अगर आप द्रव्य ग्रहण करोगे तो गुण खुद ब खुद आ जाएंगे। अरे द्रव्य ग्रहण करोगे तो खुद खुद ब खुद आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब सपोज मैंने कोई व्यक्ति बोला कि वो बहुत ज्ञानी है, तो ज्ञानी होना उसका गुण है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ज्ञानी को अलग कर दूं और उस व्यक्ति को अलग कर दूं। मैं अकेला ज्ञान आपको निकाल के दे सकता हूं कि ये ज्ञान है साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो गुण होता है वो द्रव्य के साथ में ही सम्मिलित रूप से मिलता है। गुण का खुद कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। गुण का स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना? तो गुण क्या होता है? तो गुण किसे बोलते हैं? जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? गुण बोलते हैं। अरे बोलो, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? और गुण और कर्म किसके आश्रित होते हैं? गुण और कर्म द्रव्य के आश्रित होते हैं। ठीक है ना? अरे बोलो, बोलो, समझ में आया क्या?
समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए अब बात करते हैं परिभाषा की। किसकी बात करते हैं? परिभाषा की। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो जो द्रव्य आपका होता है, द्रव्य में क्या होता है, गुण और कर्म क्या होते हैं? गुण और कर्म दोनों समवायी संबंध से रहते हैं। दोनों समवायी संबंध से रहते हैं। दोनों किससे रहते हैं? समवायी संबंध से रहते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज याद रखना, देखो गुण में कुछ नहीं होता, ना तो गुण का गुण होता है, गुण में, ये बात थोड़ी अजीब लगती है, गुण में गुण नहीं होता, और ना गुण में कर्म होता, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलती कहां हैं? ये दोनों चीजें स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, ये तो द्रव्य के अंदर मिलेंगी। तो गुण और कर्म जो होते हैं वो द्रव्य के होते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि गुण में गुण होता है क्या, मैं आपसे बोलूं गुण में गुण है क्या, इसमें गुण उपस्थित है क्या? अरे तो भैया गुण में गुण उपस्थित कभी नहीं होगा, गुण में तो गुण होता ही नहीं है। अगर मैं बोलूं गुण में कर्म है क्या, आप बोलोगे गुण में कर्म भी नहीं होगा, क्योंकि गुण और कर्म तो दोनों किसमें मिलते हैं? गुण और कर्म दोनों मिलते हैं सम्मिलित रूप से द्रव्य में। किसमें मिलते हैं? द्रव्य में मिलते हैं। इनका स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो गुण और कर्म का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है। तो ना तो गुण गुणवान होता है, ना कर्मवान होता है। अरे कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब गुण में क्या नहीं है? गुण में गुण नहीं है। गुण में क्या नहीं है? गुण में कर्म नहीं है। तो ना तो गुण में गुण होता है, ना गुण में कर्म होता है। तो दोनों कहा, तो ये फिर कहां मिलता है साहब? तो ये तो द्रव्य में उपस्थित होता है साहब। किसमें उपस्थित होता है? द्रव्य में उपस्थित होता है, द्रव्य में उपस्थित होता है। अरे बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो क्या बोला है? तो जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, कौन से संबंध से आश्रित हो? समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, कर्म रहित हो और गुण रहित हो। बात समझ में आई? जो गुण रहित हो और कर्म रहित हो, ठीक है ना। और कार्य के प्रति क्या हो? असमवायी कारण हो। किसी कार्य को करने के लिए कैसा कारण हो? असमवायी कारण हो, उसे गुण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे थोड़ी कारण की बात करूं, तो कारण की बात करूं मैं आपसे, तो कारण भी ऐसे तीन तरीके के। एक है समवायी कारण, एक है असमवायी कारण, और एक होता है निमित्त कारण। तीन कारण होते हैं मार्केट में, एक समवायी कारण, एक असमवायी कारण, एक निमित्त कारण। आप इसको ऐसे सिंपल समझ सकते हो, जैसे कुम्हार है, तो इसने क्या बनाया? घड़ा बनाया। क्या बनाया? घड़ा बनाया। तो घड़ा बनाया मतलब मिट्टी ली होगी। अब मिट्टी को इसने क्या किया? मिट्टी में क्या डाला? इसने पानी डाला, और इसने बहुत सारे क्या किए? तो पानी डाल दिया, और मिट्टी को एक घड़े का स्वरूप दिया। और इसको बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? कुम्हार। तो बताओ बिना मिट्टी के घड़े को बनाना संभव है क्या? बिना मिट्टी के घड़े को बना सकते हैं क्या? बताओ बिना मिट्टी के घड़ा बन सकता है क्या? चाहे कुम्हार हो चाहे ना हो। तो बिना मिट्टी के तो घड़े को बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मिट्टी है इसमें, इसको बोला जाता है समवायी कारण। क्या बोला जाता है? समवायी कारण। जो मिट्टी है वो क्या है? समवायी कारण, ठीक है ना। और जो कुम्हार है, कुम्हार क्या है? इसको बनाने का निमित्त है। अगर कुम्हार नहीं होगा तो मिट्टी पड़ी रहेगी, तो घड़ा कैसे बनेगा? ठीक है ना। वो क्या है? निमित्त कारण है। और जो घड़ा बना वो क्या है? खुद एक असमवायी कारण है। क्या कारण है? असमवायी कारण है। अरे कहानी समझ में आई? घड़ा खुद क्या है? असमवायी कारण है, घड़े का बनना। अब बताओ इसमें हम दोनों चीजों को नष्ट कर सकते हैं। अगर मैं घड़े को नष्ट कर दूं तो बताओ नष्ट हो सकता है असमवायी कारण, ठीक है ना। कुम्हार भी नष्ट हो सकता है, ठीक है ना।
लेकिन अगर आप मिट्टी को ही नष्ट कर दोगे तो फिर घड़ा कैसे बनाओगे? तो समवायी कारण वो है जिसको आप किसी द्रव्य से छीन नहीं सकते। तो घड़ा एक द्रव्य है, घड़ा क्या है? एक द्रव्य है। तो उस द्रव्य में आप मिट्टी को खत्म कर सकते हो क्या? मिट्टी को नष्ट नहीं कर सकते। आप घड़े को ब्रेक कर सकते हो, आपने घड़े को तोड़ दिया तो घड़ा टूट गया, अब घड़ा घड़ा नहीं कहलाएगा, ठीक है ना? आप वो क्या कहलाएगी? वो मिट्टी है साहब। क्या है वो? मिट्टी है। तो जो घड़ा जब तक था, जब तक तो वो असमवायी कारण था, घड़ा बन गया वो उसका असमवायी कारण है। और घड़े को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? वो है मिट्टी। तो मिट्टी क्या हुई? समवायी कारण। और घड़े को बनाने वाला कौन है? इंसान। जो औजार हथियार यूज हो रहे हैं वो क्या है? कुम्हार है। तो वो क्या हो गया? निमित्त कारण। तो घड़े बोलेंगे ना ये घड़ा जो है वो अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। तो जो कार्य हुआ तो असमवायी कारण समझ में आया? कार्य के प्रति असमवायी कारण क्या होता है? गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है, ठीक है ना? कोई घड़े का ही तो गुण होगा या मिट्टी का गुण होगा? हम बोलेंगे घड़े का गुण है भाई, घड़ा अच्छा है, ठीक है ना? कैसा है? घड़ा बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक है ना? तो गुण क्या हुआ? असमवायी कारण हुआ कार्य के प्रति। अरे बोलो, ये कहानी समझ में आई क्या? कि सब ऊपर से चला गया? जल्दी बोलो, ये कहानी समझ में आई क्या? थोड़ा सा मैं इस पर टाइम ले रहा हूं। ओके, अब ये एक डेफिनेशन दी है, समवायितु निश्चिष्टम कारणम गुणम, ठीक है ना? तो ये क्या होता है? द्रव्य का समवायी कारण होता है। गुण क्या होता है? गुण द्रव्य का समवायी कारण होता है। चलिए, गुण क्या होता है? द्रव्य का समवायी कारण होता है। द्रव्य का समवायी कारण होता है, लेकिन चेष्टा रहित होता है। कैसा होता है? चेष्टा मतलब किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति, किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति, किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति, ये इसमें नहीं होती है, ठीक है ना? चलिए, तो समवायितु निश्चिष्टम कारणम गुणम। तो क्या होता है? गुण क्या होता है? गुण द्रव्य का, गुण द्रव्य में कैसे रहता है? समवायी संबंध से रहता है। और चेष्टा रहित होता है। चेष्टा रहित होता है, ठीक है ना? तो गुण द्रव्य में कैसे संबंध से रहता है? समवायी संबंध से रहता है। और कैसा होता है? चेष्टा रहित होता है। अरे बोलो, कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आ गई? चलिए, मैं मानता हूं आ गई। अब बात करते हैं आगे। अब एक गुण का वर्गीकरण है, ये अपने को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। गुण का वर्गीकरण है, ये अपने को पढ़ना है। तो देखो, गुणों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होते हैं आदि भौतिक गुण। एक कौन से होते हैं? आदि भौतिक गुण। एक होते हैं आदि भौतिक गुण और एक होते हैं आध्यात्मिक गुण। इन्हीं को बोला जाता है आत्मगुण। क्या बोला जाता है? आत्मगुण। क्या बोला जाता है? आत्मगुण। तो आदि भौतिक गुणों को कितने भाग में विभाजित किया गया है? दो भाग में। एक होते हैं इसमें सामान्य गुण और एक होते हैं इसमें विशेष, ठीक है ना? तो गुणों के दो विभाजन है। कौन कौन से? आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक कौन कौन से दो हैं? एक होता है सामान्य और एक होता है विशेष। आध्यात्मिक का आगे कोई विभाजन नहीं किया गया है। आध्यात्मिक का कोई विभाजन नहीं किया गया है। तो आदि भौतिक गुण कितने प्रकार के होते हैं साहब? तो पूछा जाए आपसे तो दो प्रकार के होते हैं भैया। कौन से? एक तो सामान्य होता है और एक विशेष होता है। एक सामान्य होता है और एक विशेष होता है। और आपसे पूछा जाए आध्यात्मिक गुण कितने? तो आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है ना? कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, इनको खत्म करें। आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, इच्छा, सुख, दुख, बुद्धि, प्रयत्न और द्वेष, ठीक है ना? इच्छा, सुख, दुख, बुद्धि, प्रयत्न और द्वेष। आप इसको ऐसे ही 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। इनकी कोई ज्यादा लंबी छोटी ट्रिकें बनाने की आवश्यकता है नहीं। कौन कौन से हैं? एक बार दोबारा लिख लो। बुद्धि, पहले लिखो बुद्धि, फिर क्या लिखना है? इच्छा। इच्छा कैसे होगी? बुद्धि से। और उसके बाद क्या है? सुख, दुख।
फिर क्या है प्रयत्न, और द्वेष भी किससे करते हो आप, मन से करते हो ना किसी के प्रति। तो ये सब क्या है, आध्यात्मिक गुण है। तो बुद्धि, इच्छा, सुख दुख, प्रयत्न और द्वेष, ये आपको याद होने चाहिए 6 आध्यात्मिक गुणों के नाम, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक गुणों की संख्या कितनी है, 6 है। क्या है, 6। और कौन कौन से हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि, ठीक है ना। आप किसी भी क्रम में याद रख सकते हो। इन्हीं को क्या बोला है, सात्विक गुण या आत्म गुण बोला गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए आध्यात्मिक गुण या सात्विक गुणों की संख्या कितनी है, या मैंने अभी आपको बताया आत्म गुणों की संख्या कितनी है, तो ये आत्म गुण या सात्विक गुण कितने बताए गए हैं, ये 6 ही बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, 6 ही बताए गए हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम चेंज करके दे देता है कि आत्म गुण कौन कौन से होते हैं। तो आत्म गुण में कौन कौन से आते हैं, 6 आते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न और बुद्धि। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न और बुद्धि। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, सात्विक गुण। क्या बोला जाता है इन्हीं को, अरे इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, सात्विक या आत्मगुण। सात्विक या आत्मगुण बोला जाता है। अरे कहानी समझ में आई क्या, कहानी समझ में आई क्या। चलिए अब बात करते हैं आदि भौतिक की। किसकी बात करते हैं, आदि भौतिक। तो आदि भौतिक की अगर मैं बात करूं तो आदि भौतिक में मैंने आपको बताया 2 प्रकार के हैं। आदि भौतिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आदि भौतिक में देखो 20 तो सामान्य, एक तो होता है सामान्य और एक होता है विशेष। एक होता है सामान्य और एक होता है विशेष, ठीक है ना। वो चक्रपाणी ने बांटा है भाई, चक्रपाणी ने बांटा है 3 भागों में, ठीक है ना। चलो जो यहां पढ़ाया जा रहा है वो भी सही है भाई, ठीक है ना। चलो आपको पीडीएफ में देख लेना एक बार, उसमें 3 भी दे रखा है, वो चक्रपाणी के अनुसार है पर्टिकुलर, ठीक है ना। लेकिन मुख्य डिवीजन यही है। अगर मैं सामान्य, विशेष और इससे बताता, सामान्य गुण, विशेष गुण और आध्यात्मिक गुण से, तो 3 विभाजन हो तो रहे हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण और आध्यात्मिक गुण से, ठीक है ना। अब सामान्य गुण में कौन कौन से गुण आते हैं, तो सामान्य गुण को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं गुणवादी गुण और एक होते हैं परादी गुण। एक होते हैं गुणवादी गुण और एक होते हैं परादी गुण। तो सामान्य गुण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं साहब, एक होता है परादी गुण और एक होता है गुणवादी गुण। कौन सा गुण, गुणवादी गुण। परादी गुणों की कुल संख्या 10 होती है और गुणवादी गुणों की कुल संख्या 20 होती है। कितनी होती है, 20। ये इंपॉर्टेंट है। परादी गुणों की कुल संख्या होती है 10 और गुणवादी गुणों की कुल संख्या होती है 20, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सामान्य गुण। तो आपसे सामान्य गुणों की अगर कुल संख्या पूछी जाए तो कितनी हो गई, 30। कितनी हो गई, 30। कौन कौन से 30 है साहब, एक तो गुणवादी गुण जिनकी संख्या 20 बताई है और एक है परादी गुण जिनकी संख्या कितनी बताई है, 10 बताई गई है। कितनी बताई है, 10 बताई है, ठीक है ना। तो गुणवादी गुण 20 होते हैं और परादी गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब याद रखना, गुणवादी गुण का ही दूसरा नाम क्या है, गुणवादी गुण को ही बोलते हैं शारीरिक गुण। क्या बोलते हैं, शारीरिक गुण। क्या बोलते हैं, शारीरिक गुण। या इनको बोलते हैं कायिक गुण। क्या बोला जाता है, कायिक गुण। या इनको बोला जाता है द्रव्य के गुण। किसके गुण, द्रव्य के गुण। तो ये 3 नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। तो गुणवादी गुण को क्या बोला जाता है, द्रव्य गुण, द्रव्य के गुण, या कायिक गुण, या शारीरिक गुण। ये आपके शरीर में आपको दिखते हैं, जैसे रूक्षता हुई, स्नेहन हुआ, भी मैं बताऊंगा सारे नाम, ठीक है ना। तो ये होते हैं गुणवादी गुण। और परादी गुणों की अगर बात करूं तो परादी गुणों की संख्या कितनी होती है, 10। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी भी हुई है यहाँ पे। इनको बोला जाता है चिकित्सा सिद्धि में उपाय गुण। क्या बोला जाता है, चिकित्सा सिद्धि में, चिकित्सा सिद्धि में उपाय जो गुण होते हैं वो होते हैं परादी गुण। कौन से गुण होते हैं, परादी गुण। तो परादी गुण किन्हें बोला जाता है, जो चिकित्सा सिद्धि में उपाय होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, परादी गुण बोला जाता है। शारीरिक गुण या कायिक गुण या फिर द्रव्य गुण किन्हें बोला जाता है, तो गुणवादी गुणों को द्रव्य गुण या कायिक गुण बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और परादी गुणों को क्या बोला जाता है, चिकित्सा सिद्धि में उपाय गुण। कई बार ऐसे पूछा जाता है चिकित्सा सिद्धि में उपाय गुणों की संख्या बताओ। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे, चिकित्सा सिद्धि में उपाय गुणों की संख्या बताओ।
तो चिकित्सा सिद्धि में उपाय जो गुण होते हैं भैया, चिकित्सा सिद्धि में जो उपाय जो गुण होते हैं, चिकित्सा सिद्धि में जो उपाय गुण होते हैं वो कितने होते हैं? वो 10 होते हैं। क्योंकि वो कौन से गुण होते हैं? परादि गुण। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अरे कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब बात करते हैं विशेष गुण की। किसकी बात करते हैं? विशेष गुण। तो आपको 5 महाभूतों के नाम मैंने पहले बताए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश का जो भाव है वो है शब्द, वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, जल का है रस और पृथ्वी का क्या है? गंध। तो इन 5 गुणों को कौन कौन से बताए मैंने? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श और रूप, रस, गंध। इन 5 गुणों को बोला जाता है विशेष गुण। कौन से गुण? विशेष गुण। अरे बोलो, इन 5 गुणों को क्या बोला जाता है? विशेष गुण। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको क्या बोला जाता है? विशेष गुण। कौन से गुण? विशेष गुण। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको मिला के क्या बोला जाता है? विशेष गुण बोला जाता है। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं। विशेष गुणों को का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है। विशेष गुणों को क्या बोला जाता है? तो विशेष गुणों को क्या बोला जाता है? नैसर्गिक गुण, स्वाभाविक गुण, ऐन्द्रिक गुण और सार्थक गुण। क्या बोला जाता है विशेष गुणों को? या तो एक इसमें 2 तो याद ही रखना, एक है सार्था, एक है स्वाभाविक और एक है ऐन्द्रिय। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 याद रखने हैं। इनको क्या बोला जाता है? विशेष गुण। क्या बोला जाता है? विशेष गुण। कौन कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कौन कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब बताओ चिकित्सा सिद्धि में उपाय कौन से गुण थे? बताओ, नाम बताना। चिकित्सा सिद्धि में उपाय कौन से गुण थे? चिकित्सा सिद्धि में उपाय कौन से गुण थे? जल्दी बताओ, चिकित्सा सिद्धि में उपाय कौन से गुण थे? जवाब दो एक बार। चिकित्सा सिद्धि में उपाय कौन से गुण थे? अरे कोई तो बोल दो, कोई तो बोल दो। बोल ही नहीं रहे, सारे सो गए कि समझ में नहीं आ रहा? चिकित्सा सिद्धि में उपाय कौन से गुण थे? अच्छा किरण, ये क्या बोल रही है भाई? चिकित्सा सिद्धि में उपाय पूछ रहा हूं मैं। परादि गुणों को बोलते हैं परादि गुण। चिकित्सा सिद्धि में उपाय कौन से थे? परादि गुण। चलिए अब ये आप छोड़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट है, तो चरक ने गुणों की कुल संख्या कितनी मानी है? 41। कितनी मानी है? 41। देखो बता देता हूं कैसे 41 है। अब बताना, सार्था गुण किसको बोल रहे थे? विशेष को बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? कितने हैं ये? 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और इनके नाम बताए मैं उनके एक बार लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है ना? कितने हुए ये हो गए सब 5। अब बताओ आध्यात्मिक गुण कितने थे? आध्यात्मिक गुण कितने थे? 6। कौन कौन से थे? बुद्धि, इच्छा, सुख, दुख, द्वेष और प्रयत्न। ये 6 गुण थे आध्यात्मिक। तो देखो लिखा है बुद्धि, प्रयत्न, आंता। बुद्धि से लेके प्रयत्न तक, ठीक है ना? अब बताओ गुरुवादी गुण कितने थे? गुरुवादी या फिर शारीरिक गुण कितने थे? ये कितने थे? 20 थे। कितने थे? 20। कितने थे? 20 थे। इसके बाद बात करूं परादि गुण कितने थे? तो परादि गुण थे 10। कितने थे? 10। परादि गुण का दूसरा नाम क्या था? इन्हीं को बोला जाता था चिकित्सा सिद्धि में उपाय। ये कितने थे? 10 थे। और इन दोनों को मिला के क्या बोले थे? सामान्य गुण।
कौन से गुण? सामान्य गुण। इसकी संख्या कितनी होगी टोटल? 30। 30 और 6 कितने हो गए? 36। और 36 और 5 कितने हो गए? 41। बताओ 41 समझ में आए क्या? 41 कैसे हुए समझ में आए क्या? बोलो 41 गुण कैसे हुए समझ में आ गए क्या? 5 हो गए इंद्रिय गुण, आध्यात्मिक गुण हो गए 6, गुरवादी गुण हो गए 20 और परादि गुण हो गए 10। इन सबको जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 41 गुण। कितने गुण आ जाएंगे? 41 गुण आ जाएंगे। अरे बोलो को समझ में आया क्या? तो चरक के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? 41 ही मानी गई है। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब देखो यहां पर जो गुरवादी गुण है 20, ये इंपॉर्टेंट है, इनके हम गुण की बात करेंगे। इसमें एक हेमाद्री है, हेमाद्री ने एक टीका लिखी है किस पर? आयुर्वेद पर, आयुर्वेद रसायन। कौन से ग्रंथ पर? अष्टांग हृदय पर। किस पर लिखी है? अष्टांग हृदय पर। तो हेमाद्री नाम के एक व्यक्ति थे, हेमाद्री। तो हेमाद्री ने क्या लिखी है? एक टीका लिखी है। किस पर लिखी है? अष्टांग हृदय पर लिखी है। कौन सी लिखी है? आयुर्वेद रसायन लिखी है। याद कर सको तो कर लेना, वरना छोड़ दो, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हेमाद्री के अनुसार गुणों के कर्म याद करने हैं, वो मैं भी आपको याद करवा देता हूँ, है ना? मैं वो भी आपको याद करवा देता हूँ। तो आज का मेन टास्क है अपना इनको याद करना, और टास्क आपको क्लास में ही याद होना चाहिए, है ना? हेमाद्री के अनुसार जो गुणों के जो कर्म है उनकी बात करेंगे। तो टोटल गुरवादी गुण 20 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 20 बताए गए हैं। तो हम 20 का नाम देखेंगे और अपन ये देखेंगे कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। ठीक है ना? चलो तो देखना चालू करते हैं, और क्लास में याद करके जाएंगे आप। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु। किसकी बात करते हैं? गुरु। अब गुरु का मतलब क्या होता है? भारी। गुरु का मतलब होता है भारी, और भारी को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? ब्रह्मण। क्या बोलते हैं? ब्रह्मण। क्या बोलते हैं? ब्रह्मण बोला जाता है। तो गुरु का कार्य क्या है? तो गुरु का कार्य है ब्रह्मण। क्या है? ब्रह्मण। तो गुरु गुण का कार्य क्या है? तो गुरु मतलब हो गया भैया भारी। क्या हो गया? भारी। और भारी का मतलब क्या है? ब्रह्मण करता है। क्या करता है? ब्रह्मण करता है। क्या करता है? ब्रह्मण। समझ में आ रहा है? चलो अब इंपॉर्टेंट, ये लघु मतलब क्या हो गया? हल्का। और लंघन का मतलब भी क्या होता है? हल्का। लंघन मतलब उपवास करना। ठीक है ना? बहुत सारे वैसे जनरल भाषा में लंघन का मतलब है भूखा रहना। क्या है? भूखा रहना। ठीक है ना? तो लघु गुण का कार्य क्या है? लंघन। अरे बोलो दो याद हुए कि नहीं हुए? गुरु का काम क्या है? ब्रह्मण, और लघु का काम है लंघन। अरे बोलो, अरे बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। जल्दी बोल दो। 5 व्यक्ति बैठे हैं, बोलता एक भी नहीं है, 2 को छोड़ के। नताशा, नील, किरण, गुड्डू, 4 ही बैठे हैं। हाँ मतलब 4। ठीक है ना? चलो तो गुरु गुण का कार्य क्या है? तो गुरु मतलब भारी, और भारी का मतलब, गुरु मतलब भारी, और भारी का मतलब है ब्रह्मण। क्या है? ब्रह्मण। लघु मतलब हल्का, हल्का मतलब लंघन, हल्का मतलब लंघन। अब बात करते हैं शीत। अब आपने कभी देखा है कि कहीं खून वगैरह बह रहा हो या कुछ हो रहा हो, या कोई चीज ठंडी कर दें, तो जो ठंडी चीज होती है वो किसी चीज को जमा देती है, रोक देती है। तो बर्फ भी तो रुकी हुई होती है, और रोकने को बोलते हैं स्तंभन। क्या बोलते हैं? स्तंभन। तो शीत गुण का कार्य क्या है? स्तंभन। क्या है? स्तंभन। क्या है? स्तंभन। तो शीत का कार्य क्या है? स्तंभन। और देखो अगला है उष्ण। उष्ण का मतलब गर्म, और गर्म चीज से क्या आता है? पसीना। तो क्या हो गया? स्वेदन। क्या हो गया? स्वेदन मतलब पसीना। क्या? पसीना। स्वेदन मतलब पसीना। स्वेदन मतलब पसीना। तो उष्ण गुण का, तो शीत का कार्य क्या हुआ? तो शीत का कार्य क्या हुआ भैया? तो शीत का कार्य क्या हो गया? स्तंभन। क्या हो गया? स्तंभन मतलब रोकना। क्या करना? रोकना किसी चीज को। और लघु मतलब हल्का मतलब लंघन, और गुरु मतलब भारी मतलब ब्रह्मण। अरे कहानी समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं उष्ण। उष्ण मतलब गर्म,
और गर्मी से क्या आता है, पसीना आता है, पसीने को बोलते हैं स्वेदन। क्या बोलते हैं, पसीना आना मतलब स्वेदन। चलिए अब बात करते हैं स्निग्ध। स्निग्ध मतलब चिकना, चिकना। और चिकनी चीज किसी चीज पर डालोगे तो उसको क्या कर देती है, क्लेदित, मतलब गीला कर देती है। तो स्निग्ध का क्लेदन, स्निग्ध का क्लेदन, क्लेदन मतलब गीला करना। भाई सब्जी में जब तेल डालोगे तो वो गीली हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तेल या घी डालते हो या रोटी पे तेल या घी लगाते हो तो वो गीली गीली हो जाती है कि नहीं हो जाती है। और गीले गीले को बोलते हैं क्लेदन। क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, कार्य याद करना ही तो जरूरी है भाई, कार्य याद करना ही तो जरूरी है। ठीक है ना। तो स्निग्ध का मतलब क्या है, क्लेदन। स्निग्ध का मतलब क्या है, उसका कार्य क्या है, क्लेदन करना। क्या करना, क्लेदन करना। अरे कहानी समझ में आ रही है, क्लेदन करना। ठीक है ना। चलिए अब रूक्ष, रूक्ष को याद करना है आपको रूसों से। किससे याद करना है, रूसों से याद करना है। किससे याद करना है, रूसो, रूसो। अभी मैं आपके सामने लिख दूंगा सारे, ठीक है, बिना देखे, आप भी लिख सकते हो वैसे। ठीक है, रूसो। तो रूक्ष का क्या करना है, रूसो याद कर लेना, याद कर लेना, रूसो। तो रूक्ष से क्या होता है, शोषण। क्या होता है, शोषण। कभी आप गर्मियों में बाइक चला के गए हो, जब हवा लगती है, गरम गरम हवा लगती है, तो वो कैसी होती है, रूखी हवा होती है ना, रूखी हवा। तो रूखी हवा जब करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपका गला सूखने लग जाता है, क्योंकि वो आपके शरीर के स्नेहांश का या पानी को क्या कर लेता है, शोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, शोषित कर लेता है। ये ज्यादा अगर आप कॉन्सेप्ट बना के याद करोगे तो है, ठीक है ना। मेरे को ऐसे याद रहता कॉन्सेप्ट बना के, लेकिन आपके लिए ट्रिक क्या है, रूसो। क्या है, रूसो। मतलब रूच का कार्य क्या है, शोषण। रूस का कार्य क्या है, शोषण, बिल्कुल। रूस का कार्य क्या है, शोषण। ठीक है ना। अब देखो, अब मंद को याद करो। तो मंद का कार्य क्या होता है, मंद का कार्य होता है मंद मंद मुस्काना। मुस्काना मतलब मुस्काना, या मंद में क्या आ रहा है, मुस्काना। तो मंद का काम क्या है, समन करना। क्या करना, समन करना। मंद का कार्य है समन करना। क्या करना, समन करना। ठीक है। मंद मुस्काना, मुस्काना से आ जाएगा समन, मुस्काना से, हाँ ठीक है ना। और मुस्काना से आ जाएगा क्या, समन। मुस्काना से क्या आ जाएगा, समन। ठीक है ना। तो मंद का कार्य क्या है, मंद मंद मुस्काना। और मुस्काना से क्या आ जाएगा, समन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समन। मुस्काना समन ऐसे आ जाएगा, मुस्काना। तो मंद मंद मुस्काना मतलब समन, मंद मंद मुस्काना मतलब समन। अब बात करते हैं तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का कार्य क्या है, तो धन कैसे आना चाहिए, तीक्ष्ण रूप से आना चाहिए। धन कैसे आना चाहिए, तीक्ष्ण मतलब बहुतायत में आना चाहिए, बहुत धन आना चाहिए। तो धन कैसे आना चाहिए, तीक्ष्ण रूप में आना चाहिए। धन तीक्ष्ण रूप में आना चाहिए। तो धन से क्या हो गया, शोधन। क्या हो गया, शोधन। ठीक है ना। तो धन से क्या हो गया, शोधन। तो तीक्ष्ण रूप से क्या आना चाहिए, धन आना चाहिए। तो तीक्ष्ण वाला क्या हो गया, शोधन शक्ति। क्या हो गया, शोधन शक्ति। क्या हो गया, शोधन शक्ति। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्थिर की। स्थिर मतलब रुका हुआ। तो रुके हुए होते हो तो किसी चीज को धारण कर रहे होते हैं ना। आप किसी दुकान में जाके रुक गए, क्यों रुके, क्योंकि आप वहां से सामान धारण कर रहे हो, मतलब सामान ले रहे हो। तो सामान वहां से ग्रहण कर रहे हो, धारण कर रहे हो। तो स्थिर का मतलब क्या हुआ, धारण शक्ति। कौन सा कार्य है इसका, धारण शक्ति। क्या कार्य है, धारण शक्ति। अब बात करते हैं सर। तो सर हमेशा क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। सर हमेशा आपको प्रेरणा ही तो देते हैं कि पढ़ो लिखो भाई, कुछ बनो। तो सर का कार्य क्या हो गया, प्रेरण शक्ति। कौन सी शक्ति, प्रेरण शक्ति। अरे बोलो समझ में आया क्या इतना, अरे बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो अब तक अपन ने कितने पढ़े, 10 पढ़े। कितने पढ़े, 10 पढ़े। 10 पढ़े है ना। तो आप मेरे को बताएंगे 10, आप मेरे को बताएंगे 10। 10 आप पहले मेरे को बताएंगे, फिर हम अगले 10 पढ़ेंगे। बताओ। गुरु क्या कर रहा था, लघु क्या कर रहा था, रूक्ष क्या कर रहा था, मंद क्या कर रहा था, तीक्ष्ण क्या कर रहा था, सर क्या कर रहा था। बताओ बताओ बताओ।
उष्ण क्या कर रहा था, स्निग्ध क्या कर रहा था, स्थिर क्या कर रहा था, और एक शीत क्या कर रहा था। ये 10 अपन ने पढ़े, इन 10 के नाम बताओ, कार्य बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ कार्य क्या है। गुरु का कार्य क्या था, बिल्कुल, किरण ने सही जवाब दिए ज्यादातर। चलिए, तो गुरु का कार्य था व्रंगण, क्या था, व्रंगण। लघु का कार्य था लंघन, रूक्ष का काम था रूसो से शोषण, और मंद मंद मुस्का रहा था तो मंद से क्या हो गया, समन। तीक्ष्ण क्या कर रहा था, तीक्ष्ण रूप से धनाए तो शोधन। सर क्या देते हैं, प्रेरणा तो प्रेरण। उष्ण से क्या हो रहा था, पसीना तो स्वेदन, क्या हो रहा था, स्वेदन। स्निग्ध का कार्य क्या था, गीला करना, मतलब क्लेदन। स्थिर रूप से जब रुक जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी चीज को धारण करते हैं तो धारण। शीत का कार्य क्या था, किसी चीज को रोकना तो स्तंभन, तो स्तंभन। अरे बोलो समझ में आ गया क्या, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। गुरु का कार्य व्रंगण, लघु का कार्य लंघन, रूक्ष का काम शोषण, मंद का काम समन, तीक्ष्ण का काम शोधन, सर का प्रेरण, उष्ण का स्वेदन, स्निग्ध का क्लेदन, स्थिर का धारण और शीत का स्तंभन। चलिए अब बात करते हैं अगले 10 की। अब बात करते हैं मृदु से। तो मृदु मतलब क्या होता है, ढीला ढीला। मृदु मतलब क्या होता है, ढीला ढीला। मृदु मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट। और सॉफ्ट को अपन बोलते हैं शिथिल। क्या बोलते हैं, शिथिल। ढीला ढाला कैसे पड़ा भाई, शिथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिथिल। तो मृदु का काम है स्लथन शक्ति। कौन सी शक्ति, स्लथन शक्ति। अब बात करते कठिन। तो कोई भी चीज जो कठिन होती है वो कैसी होती है, दृढ़ होती है। कठिन चीज कैसी होती है, दृढ़ होती है। तो कठिन का कार्य क्या हुआ, दृढ़ी करोति। क्या हुआ, दृढ़ी करोति। कठिन का कार्य हो गया दृढ़ी करोति। क्या हो गया, दृढ़ी करोति, है ना। अब बात करते हैं विशद। तो विशद को याद करने के लिए क्या याद रखना है, भिक्षाम देई। क्या देई, भिक्षाम देई बोलते हैं ना। तो विशद मतलब हो गया छालन। विशद मतलब क्या हो गया, छालन हो गया साहब। क्या हो गया, छालन। भिक्षा, भिक्षा से याद करना है। तो मृदु का मतलब हो गया ढीला ढीला, मतलब स्लथन, मतलब शिथिल हो गया, स्लथने शक्ति। कठिन का मतलब हो गया कोई चीज कठिन होगी तो कैसी होगी, दृढ़ होगी। तो कठिन का कार्य हो गया दृढ़ी करोति। विशद का मतलब हो गया भिक्षा, भिक्षा से हो गया विशद मतलब छालन। क्या हो गया, छालन। अब बात करता हूं लेपन की। किसकी बात करता हूं, लेपन मतलब पिच्छिल की। तो पिच्छिल को ऐसे याद कर लेना, पीले। क्या है, पीले। पीले मतलब पिच्छिल, और ले से हो गया लेपन। ले से क्या हो गया, लेपन। ठीक है ना। तो पिच्छिल आते ही याद क्या करना है, पीले। ठीक है ना, पीले। पीले मतलब पिच्छिल से हो गया लेपन शक्ति। कौन सी शक्ति, लेपन शक्ति, लेपन शक्ति। अब बात करते हैं श्लक्ष्ण की। किसकी बात करते हैं, श्लक्ष्ण। तो श्लक्ष्ण को याद कर लेना कि साली रो पड़ी, साली रो पड़ी। तो साली से हो जाएगा श्लक्ष्ण, साली से हो जाएगा श्लक्ष्ण, और रो से हो जाएगा रोपण। रोपण मतलब घाव भरना या कुछ भी करना, है ना। तो विशद का मतलब क्या हो गया, भिक्षा। भिक्षा से हो गया छालन। और पीले, पिच्छिल क्या हो गया, पीले। तो पीले से हो गया लेपन, पिच्छिल का। और श्लक्ष्ण का क्या याद करना है, साली रो पड़ी, साली रो पड़ी। तो श्लक्ष्ण मतलब रोपण शक्ति। कौन सी शक्ति,
रोपण शक्ति। चलिए अब बात करते हैं खर। तो खर को याद करना है, खा लो, खर को पी लो खा लो। पी लो खा लो मतलब पी से पिच्छिल, पिच्छिल का लेपन, और खा से खर, खर मतलब लेखन, लेखन मतलब किसी चीज को घिसना रगड़ना, ठीक है ना। तो खर का क्या हो गया, खा लो। अरे खर आते ही याद करना है खा लो, और खा लो मतलब खर का हो गया लेखन, खर का क्या हो गया लेखन, ठीक है ना। अब सूक्ष्म को याद करना है कैसे, सूक्ष्म को याद करना है सूभी से। किससे याद करना है, सूभी, सूभी, सू से सूक्ष्म, वी से विवरण, वी से विवरण मतलब फैलना, कहीं भी घुस जाना। सू से सूभी, सू से सूक्ष्म, सू से वी से क्या, सर दिमाग से गया ये तो। अरे बार बार पढ़ोगे जब ही तो आएगा दिमाग में, एक बार में थोड़ी आता है। तो सूक्ष्म का क्या हुआ, विवरण, अभी आ जाएगा, एक बार दोबारा पढ़ोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। तो सूक्ष्म का कार्य क्या है, विवरण, सूक्ष्म का कार्य क्या है, विवरण करना। अब बात करते हैं स्थूल की। तो स्थूल का काम क्या है, तो स से स्थूल, तो इसको याद कर लेना, स्थूल सवा, स्थूल सवा मतलब मोटी सवा, मोटी सवा, मोटी सवा मतलब स्थूल मतलब मोटा बल्कि भारी, और स्थूल सवा मतलब सम्वरण, क्या सम्वरण। तो स्थूल सवा से याद करना है, स्थूल का कार्य है सम्वरण, क्या है सम्वरण, ठीक है ना। अब बात करते हैं सांद्र। तो सांद्र को याद कर लेना, सांद्र प्रसाद। कैसे याद करना है, सांद्र प्रसाद मतलब गाढ़ा प्रसाद लेना है हमको, सांद्र मतलब गाढ़ा, सांद्र मतलब गाढ़ा, सांद्र प्रसाद लेना है। सांद्र क्या लेना है, प्रसाद लेना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं द्रव। तो द्रव का कार्य है विलोडन, विलोडन, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना, द्रव विला, द्रव विला, द्रव विला मतलब द्रव विला मतलब द्रव का कार्य है विलोडन, क्या है विलोडन। अरे बोलो समझ में आया क्या, द्रव का कार्य क्या है विलोडन। एक बार दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या क्या बताया आपको, चलो चलो मैंने आपको बताया सूक्ष्म, क्या बताया सूक्ष्म। तो मैंने बताया था सूभी, सूभी, सूभी का मतलब क्या है भैया, सूक्ष्म का कार्य है संवरण, सॉरी विवरण, क्या है विवरण। फिर मैंने आपको बताया स्थूल। तो स्थूल मैंने क्या बताई थी, सवा, स्थूल सवा से क्या हो गया संवरण, क्या हो गया संवरण, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया सांद्र। तो सांद्र मतलब गाढ़ा, और सांद्र क्या चाहिए हमें, प्रसाद चाहिए, क्या चाहिए प्रसाद, सांद्र क्या चाहिए प्रसाद चाहिए, क्या चाहिए प्रसाद चाहिए। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैंने आपको बताया खा लो पी लो, क्या बताया खा लो और पी लो। तो खा से हो गया, खर का क्या हो गया लेखन, खर का क्या हो गया लेखन, और पी से हो गया, पी से पिच्छिल, तो पी से हो गया पिच्छिल का हो गया लेपन, पिच्छिल का क्या हो गया लेपन। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैंने बताया भिक्षा, क्या बताया भिक्षा, भिक्षा मतलब कि भैया विशद है जो, विशद का हो गया छालन, क्या हो गया विशद का छालन। अरे क्या हो गया विशद का छालन हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया श्लक्ष्ण। तो श्लक्ष्ण का क्या बताया मैंने आपको, साली रो पड़ी, साली, अरे साली रो पड़ी, साली रो पड़ी मतलब श्लक्ष्ण का कार्य है रोपण, क्या है रोपण, क्या है रोपण। फिर मैंने आपको बताया मृदु। तो मृदु मतलब ढीला ढीला, और ढीला ढीला मतलब स्लथन मतलब शिथिल, तो मृदु का कार्य है स्लथन, मृदु का क्या है स्लथन। अरे बोलो क्या है स्लथन, समझ में आया कि नहीं आया। और कठिन मैंने आपको बताया था, कठिन आदमी कैसा, कठिन का मतलब होता है दृढ़, कठिन मतलब दृढ़, तो कठिन करता है दृढ़ी करोति, दृढ़ी करोति। अरे कहानी समझ में आई कि नहीं आई, कहानी समझ में नहीं आई क्या,
कठिन मतलब दृढ़ीकरोति। बोलो 20 गुणवादी गुण समझ में आए क्या? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, एक ही याद हुआ है तो गुड्डू कुमार तुम्हारा ध्यान किधर था? तुम्हें एक ही याद कैसे हुआ है? एक बार दोबारा वीडियो देखना, फिर से दोबारा और रिवीजन हो जाएगा। एक बार ऐसे जैसे बताया ना वैसे ही सोचना तो याद हो जाएंगे, है ना? ठीक है ना, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए मैं अभी दोबारा पूछ लूंगा एक बार, टाइम बचा तो। चलिए, अब ये हो गए हमारे हेमाद्री के गुणवादी गुण 20। अब बात करते हैं परादी गुणों की। किसकी बात करते हैं? परादी गुणों की। तो परादी गुण कितने होते हैं साहब? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। परादी गुण कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो परादी गुणों की अगर मैं बात करूं तो परादी गुण कौन कौन से 10 होते हैं? एक होता है परत्व। परत्व मतलब श्रेष्ठ, कोई चीज का श्रेष्ठ और बेकार बताना है। ठीक है ना, इनको ऐसे पूछेंगे हेमाद्री के 20 गुणों का वर्णन करो कर्म सहित, तो सारे लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, सारे लिखने पड़ेंगे विद कर्म। ठीक है ना, तो परत्व, तो परत्व का मतलब होता है श्रेष्ठ। परत्व का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या प्रधान। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए क्या है? परत्व मतलब पर मतलब श्रेष्ठ है, प्रधान है। अपरत्व जो ज्यादा काम का नहीं है, एक होता है पर, एक अपर, एक दूसरे की अपोजिट है, तो ये होता है अप्रधान। क्या होता है? अप्रधान। अप्रधान। तो पर का मतलब होता है प्रधानता और अपरत्व का मतलब होता है अप्रधानता या अश्रेष्ठ, कम श्रेष्ठ। ये तो होता है प्रधानता मतलब श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। युक्ति का मतलब क्या होता है? युक्ति मतलब कोई भी योजना बनाना। ठीक है ना, परादी को हेमाद्री नहीं कहते भाई, परादी गुण तो अलग है, हेमाद्री तो व्यक्ति विशेष का नाम है। परादी तो गुण होते हैं और हेमाद्री तो व्यक्ति थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं युक्ति की। किसकी बात करते हैं? युक्ति की। तो युक्ति का मतलब क्या है? तो युक्ति बनाना मतलब आपकी क्या, आपका दिमाग कैसे सोच रहा है। तो युक्ति का मतलब क्या है? औषध की सम्यक योजना, कि औषध को कैसे देना है रोगी को। ठीक है ना, औषध को कैसे रोगी को देना है, कौन से समय देना है, कितनी मात्रा में देना है, तो इन सब की योजना बनाना क्या है? वो है युक्ति। और संख्या, संख्या का मतलब होता है नंबर। संख्या का मतलब होता है नंबर। नंबर मतलब काउंटिंग। संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर मतलब काउंटिंग। संख्या का मतलब क्या होता है? काउंटिंग। ठीक है ना। संयोग, संयोग का मतलब होता है दो चीजों को मिलाना। तो दो या दो से अधिक द्रव्यों को आपस में मिलाना क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। दो या दो से अधिक द्रव्यों को आपस में मिलाना। जैसे मैंने चावल ली, दाल ली, ठीक है ना, और सब्जी ली, सबको मिला दिया, तो ये मैंने संयोग कर दिया। क्या कर दिया? संयोग। इसके बाद बात करते हैं विभाग। विभाग का मतलब होता है चीजों को नष्ट करना। भैया दो चीजें थी, आप कोई खिलौना लाए, आपके घर में कोई बच्चा है, वो खिलौना लेके आए आप, तो उसने क्या किया, जो खिलौने में जो भी पार्ट्स जुड़े थे सबको अलग कर दिया। तो जो संयोग था उससे कोई एक वस्तु बनी, तो संयोग का नाश करना क्या कहलाता है? विभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाग। अब होता है पृथकत्व। पृथकत्व मतलब मैंने ली दो दालें, मैंने ली एक अरहर की दाल, एक मैंने ली मसूर की दाल। तो मैं बोलूंगा अरहर की दाल मसूर की दाल से क्यों अलग है? क्योंकि मसूर की, अरहर की दाल पीली होती है और मसूर की दाल लाल होती है या काली होती है। तो किन्हीं दो चीजों में अंतर करना जिस गुण के आधार पर किया जाता है वो होता है पृथकत्व। ठीक है ना। अपने संयांग नहीं, ये क्या लिखा है नतीजा मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, तो पृथकत्व का मतलब दो चीजों को अलग करना, उनमें भिन्न कैसे करें, कि भाई सेब आम से कैसे अलग है? तो सेब की आकृति ऐसी है, आम की आकृति ऐसी है, सेब का रंग ऐसा होता है, आम का रंग ऐसा होता है। बता तो दिया। पृथकत्व का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला ये अंगूर है और ये सेब है, तो अंगूर सेब से कैसे अलग है? किस गुण के कारण? तो अंगूर भाई गुच्छों में लगता है, सेब एक पर्टिकुलर ऐसे बड़ा साइज का होता है। ठीक है ना, तो ऐसे गुण के आधार पर हम क्या करें? अलग कर दें उसको, किसी दो द्रव्यों को, तो उसको बोलते हैं पृथकत्व। समझ में आ गया अब?
पृथकत्व का मतलब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला गुण, कि भैया हर्षित अलग है किससे, गुड्डू से। क्यों अलग है? क्योंकि हर्षित टीचर है, गुड्डू स्टूडेंट है, तो ये गुण हुआ ना। तो ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला गुण क्या है? पृथकत्व कहलाता है। अब बात करते हैं परिमाण की। तो परिमाण का मतलब क्या होता है? मापना, तोलना, कि भाई ये चीज 2 किलो की है, ठीक है ना, ये चीज 4 किलो की है, तो उसको बोलते हैं परिमाण, ठीक है ना, वजन वाला नापना, ठीक है ना। अब बात करते हैं संस्कार। तो संस्कार का मतलब क्या होता है? क्या लिया तुमने? दाल बनाई घर में, क्या बनाई तुमने? दाल। अब दाल तुमने बॉईल कर ली, क्या कर ली? बॉईल कर ली। तो अभी दाल अच्छी थोड़ी लगेगी, अब बोलोगे भैया इसमें थोड़ा छौंका मारो। क्या मारो? छौंका मारो। प्याज लो, लहसुन लो, टमाटर लो, मिर्ची लो, ठीक है ना, इन सब चीजों को गर्म करके तेल में, फिर इसमें दाल को फ्राई करो। तो ये आपने क्या किया कि उसके परिवर्तन कर दिया गुणों में, ठीक है ना। दाल में क्या किया? थोड़ा सा एड ऑन कर दिया प्रॉपर्टीज को। तो जिस गुण के द्वारा द्रव्यों के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन लाया जाए उसको क्या बोलते हैं? संस्कार। क्या बोलते हैं? संस्कार करना। संस्कार से क्या होता है? संस्कार से गुणों में वृद्धि होती है। संस्कार से गुणों में वृद्धि होती है। क्या होती है? संस्कार से गुणों में वृद्धि होती है। और जो द्रव्य जो होता है ना, बेसिकली वो अपने स्वाभाविक गुणों को जनरली छोड़ता नहीं है। अपने स्वाभाविक गुणों को नहीं छोड़ता है, स्वाभाविक गुणों को नहीं छोड़ता है, लेकिन जो दूसरे गुण होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। और संस्कार के लिए सबसे बढ़िया बताया घृत को। घृत सबसे बढ़िया संस्कार, इसलिए हमारी जो ज्यादातर मेडिसिन होती है ना वो घृत में बनाई जाती है बहुत सारी, ठीक है ना। तो संस्कार के द्वारा क्या होता है? द्रव्य के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन लाया नहीं जाता है, लेकिन उसके स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन ना लाते हुए भी उसको गुणों को बढ़ा देना, वो संस्कार है बेसिकली, ठीक है ना। तो इससे गुणों में वृद्धि होती है, कुल मिला के इतना याद रखना, ठीक है ना। संस्कार से क्या होती है? गुणों में वृद्धि होती है। अभ्यास का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ का निरंतर सेवन करना। तो अभ्यास का क्या मतलब होता है? किसी चीज को निरंतर करना। जैसे बोलते ना, करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान। तो जैसे अभी आपको हेमाद्री के गुण बताए, अब आप इसको कॉपी पर लेके बैठो, इसको 4-5 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे। जो तरीका बताया उससे याद कर लो। तो अभ्यास का मतलब होता है किसी पदार्थ का निरंतर सेवन करना। इसके पर्याय होते हैं सीलन और सतत क्रिया। इंपॉर्टेंट है, अभ्यास के पर्याय क्या है? अभ्यास के पर्याय है सीलन और सतत क्रिया। सीलन और सतत क्रिया, ठीक है। तो ये आपके हो गए परादी गुण। कितनी संख्या है इसकी? 10 संख्या है। और इसको क्या बोला जाता है? चिकित्सा सिद्धि में उपाय गुण। चिकित्सा सिद्धि में उपाय गुण। अरे कहानी समझ में आ गई क्या आप लोगों के? अरे बोलो कहानी समझ में आई? तो आज की क्लास हमारी यहीं तक ही रहेगी। बोलो समझ में आ गई कि कहानी? अरे गुण वाला टॉपिक समझ में आया? अगर गुण लिखने आ जाए आपको 10 नंबर में तो इतनी कहानी लिख दोगे तो बहुत है भैया, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल था इसलिए मैंने इसको नहीं बताया, शॉर्ट में जो था वो मैंने आपको बता दिया। अरे बोलो समझ में आ गई कहानी? चलिए फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।